बीए पार्ट थर्ड ईयर के सभी बच्चों को नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर 2 वर्ल्ड हिस्ट्री के यूनिट सेकंड के बर्लिन कांग्रेस या बर्लिन सम्मेलन 13 जून 1878 से 13 जुलाई 1878 तक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में संपन्न हुआ। बच्चों, इसके बारे में जानने से पूर्व हम कुछ पृष्ठभूमि हमारे लिए जानना बहुत अनिवार्य है। उसके बिना हम उसको नहीं समझ पाएंगे। इतिहास क्रमबद्ध होता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। जब तक हम पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे तो हम उस विषय को समझने में असमर्थ रहेंगे। ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी? बर्लिन कांग्रेस हुआ और ऐसा कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का बीजारोपण बर्लिन कांग्रेस में ही हो गया था। यह एक ऐसा सम्मेलन था जिसके अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे। तो हम इसके पहले हम जब अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री का इतिहास शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पुनर्जागरण आता है। पुनर्जागरण ने हमें क्या दिया? हमारी प्रजा, हमारे सम्राट सब लोग किस पर आधारित थे, किस पर आश्रित थे? धर्म पर। और धर्म का जो एक अधिकारी था वो पोप था। इसलिए सब लोग उसी का ही कहना मानते थे और उसी के दिशा निर्देशों के अनुसार चलते थे, चाहे वह कानूनी हो या गैर कानूनी। उसी को अपना ईश्वर मानते थे। परंतु पुनर्जागरण में एक ऐसी जागृति आई 14 से 17वीं शताब्दी के बीच के अंतर्गत, जिसने सभी विचारधारा को समाप्त कर दिया और नई विचारधारा का अभ्युदय किया। उसने इतिहास सभी विषयों की जननी है। उसके अंतर्गत भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक व अन्य सभी विषयों के बारे में परिवर्तन करा। सर्वप्रथम उसने राजनीति पर धर्म के एकाधिकार को समाप्त किया और प्रजा पर धार्मिक बंदिशों को समाप्त किया। पुनर्जागरण का ये सबसे बड़ी महत्ता रही। स्वतंत्र चिंतन, भौतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रेरित किया। उसके छापेखाने के आविष्कार, कुतुबनुमा, कृषि, यातायात, खगोल, गणित, विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तन के कारण पुनर्जागरण ने आगे नई संरचना को जन्म दिया और उसी के अंतर्गत एक नया आंदोलन हुआ जो परिवर्तन था, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म में व्याप्त पाखंडता, धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार, निरंकुशता, आडंबर, चर्च के भ्रष्टाचार आदि के पाखंडता को उसने समाप्त किया। लोगों को उस पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। परंतु पोप लियो 10 ने रोम में सेंट पीटर चर्च का निर्माण करने के लिए एक इंडल्जेंस लेटर, पाप विमोचन पत्रों की बिक्री शुरू की और जिसका विरोध मार्टिन लूथर ने किया और कैथोलिक धर्म के विरोधियों को दंड देने के लिए 1542 में पोप पॉल थर्ड ने एक इक्विजिशन, धार्मिक न्यायालय स्थापित कर दिया जिसमें कैथोलिक धर्म के विरोधियों को मृत्युदंड दिया जाने लगा। इन सब का विरोध किया गया मार्टिन लूथर द्वारा। आग्सबर्ग की संधि 1555 में हुई, जिसमें मार्टिन लूथर ने जो आंदोलन चलाया प्रोटेस्टेंट के नाम से प्रचलित हुआ और इस प्रकार ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो संप्रदाय में विभक्त हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म को वैधानिक कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने वर्म्सनगर में एक धार्मिक सभा बुलाई और लूथर को नास्तिक करार दे दिया। इन दोनों का जो आउटपुट था वो क्या था जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया, विश्व को आंदोलन क्रांति के लिए प्रेरित किया? वो था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। हम जानते हैं कि आगे जाकर के एक औद्योगिक क्रांति हुई और जो रक्तहीन क्रांति थी, उस औद्योगिक क्रांति ने हाथों के औद्योगिक घरेलू उद्योग धंधों के स्थान मशीनों ने ले लिया था और उसका सबसे बड़ा महत्व था कि उसने औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। उसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत लोहा और कोयला इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में था और उसी ने विश्व में अपनी औपनिवेशिक राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम था
अमेरिका और एशिया में भारत। अमेरिका में इससे मुक्ति पाने के लिए, उसकी निरंकुशता, उसके शोषण, उसकी दासता से मुक्ति पाने के लिए 4 जुलाई 1776 को वहाँ के विचारक टॉमस पेन, सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी और जेम्स ने तथा नेता जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन आदि ने सभी ने मिलकर सामूहिक रूप से औपनिवेशिक इंग्लैंड साम्राज्य को समाप्त करने का संकल्प लिया और अंततः 3 सितंबर 1783 की पेरिस की संधि के माध्यम से वह इससे स्वतंत्र हो सके। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा और भारत में भी नवीन क्रांति इंग्लैंड के औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रारंभ होने लगी। इसका तो आज हम इसका फिर इन सभी का परिणाम फ्रांस की क्रांति। बच्चों, आज हमने 3 टॉपिक पढ़े पृष्ठभूमि के रूप में: पुनर्जागरण, धन सुधार आंदोलन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और औद्योगिक क्रांति। कल हम फ्रांस की क्रांति भी इसी का परिणाम थी, जो 5 मई 1779 को हुई और उसका परिणाम भी था राजा की बढ़ती निरंकुशता, करारोपण की नीति, जिसने एक नवीन वर्ग नेपोलियन बोनापार्ट नवीन सम्राट का प्रादुर्भाव किया, जिसने आगे जाकर के पुनः निरंकुशता की ओर अग्रसर हुआ। और जो इटली जर्मनी एकीकरण है, कल हम फ्रांस के अगले टॉपिक में फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, इटली जर्मनी एकीकरण और उसके पश्चात बर्लिन कांग्रेस का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।